जहाँ पे बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली 6 दिसंबर 1956 को। ये एक घर, एक कोठी हुआ करता था। सर वीडियो बंद कीजिए। पहले जो महिलाएं थी, किसी भी समाज, धर्म, जाति, समुदाय की हो, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि महिलाएं पढ़े लिखे, अपने अधिकारों को जाने और उनको फॉलो करें। फैक्ट्री एक्ट 1942 से 1946 के बीच जब बाबा साहब वायसराय काउंसिलिंग में लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने देखा कि लोग 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। 14 घंटे ड्यूटी ना कर 8 घंटे ड्यूटी करने का जो कंसेप्ट है वो भी बाबा साहब होता था कि अगर एक मेल और एक फीमेल, महिला और पुरुष दोनों ही सेम पोस्ट पर है, मान लो दोनों ही IPS है, तो जो उनकी सैलरी है उनके जेंडर के बिहाफ पे होती थी, महिलाओं को कम और पुरुष को ज्यादा। तो जो इक्वल वर्क और इक्वल पे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बाबा साहब की देन है। समान वेतन, समान कार्य। आज हमारे देश में अगर एक मेल और एक फीमेल दोनों किसी भी सेम पोस्ट पर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे पुलिस हो, कुछ भी हो, उनको सेम सैलरी प्रोवाइड होती है। महाराष्ट्र जाते हैं तो बड़ौदा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, उनकी ट्रेन मिस हो जाती है, जो दूसरी ट्रेन है वो 1.5-2 घंटे बाद ही है। थोड़ा सा दादा इधर आप लोग इधर आ जाइए। जो बराबर में एक सयाजी बाग होता है, बाबा साहब वहाँ जाते हैं। बाबा साहब वहाँ जाते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, अपने ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं और वही सोचने लग जाते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, बाहर से पढ़ लिख कर आया हूँ, इतने ऊंचे पद पर बैठ कर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरे समाज के लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो लोग उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। तो बाबा साहब वही सयाजी बाग पर उसी पेड़ के नीचे बैठकर ये प्रण लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं जो कुछ भी करूँगा अपने समाज के हित में ही करूँगा। देखा जाए तो यहीं से ही बाबा साहब की लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, जिसको समाज सुधारक के रूप में आगे लेके जाता है। तभी से इस जगह को सयाजी बाग को संकल्प भूमि के नाम से जाना गया। संकल्प दिवस भी बनाया जाता है इसी वजह से। साधारण अर्थशास्त्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट, दोहरी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। और पहले भारतीय ही नहीं, साउथ एशिया के भी फर्स्ट हैं। और आज 2024 तक भी उनका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया। 1945 में बाबा साहब ने पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और उस सोसाइटी से जो फंड आया उससे औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलियन कॉलेज बनवाया और एक मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के मिलियन कॉलेज की फोटो है। बाबा साहब हैं, डॉक्टर सविता अम्बेडकर ने बाबा साहब की सेकंड वाइफ। राय बहादुर सीके बोले जी, सामाजिक कार्यकर्ता, कॉलेज के रजिस्ट्रार। पहली सरकार में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें बाबा साहब अकेले डॉक्टरेट होल्डर है और अकेले बाबा साहब के पास भी फिर डबल डॉक्टरेट है। ठीक है, ऊपर अभी आप लोग देख कर आए मल्टीफेसिट्स जो भी बताती हुई थी, मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो वहाँ पर बाबा साहब को दिखाया गया है उत्कृष्ट ज्ञान के साधक के रूप में। और देखिए वास्तव में बाबा साहब उत्कृष्ट ज्ञान के साधक थे। एक शॉकिंग बात मैं आपको बताता हूँ बाबा साहब के बारे में। 64 सब्जेक्ट, मतलब 64 सब्जेक्ट में सिर्फ मास्टर डिग्री थी बाबा साहब के पास। ऑल ओवर मतलब वैसे 32 डिग्री 32 डिग्री थी, जिनमें 64 सब्जेक्ट में सिर्फ मास्टर डिग्री थी और 5 डॉक्टरेट। ठीक है, बाबा साहब 1913 से लेकर 1916 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहकर 2016 गया है। 2016 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कोलंबिया के लगभग 300 सालों का रिसर्च कराया। जब से यूनिवर्सिटी बनी थी उन 300 सालों का रिसर्च कराया कि इन 300 सालों में हमारे यहाँ पर आए हुए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेलेक्चुअल, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन रहे होंगे। तो इन 300 साल बाद भी 100 स्टूडेंट में बाबा साहब को पहला स्थान प्राप्त हुआ, फर्स्ट रैंक मिली। और तब बाबा साहब के सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कोलंबिया के मुख्य द्वार पर बाबा साहब की एक प्रतिमा स्थापित करी और उसके नीचे लिखा था सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब और एक शिलालेख खुदवाया जिस पर लिखा कि हमें गर्व है कि हमारे यहाँ पढ़े हुए एक भारतीय छात्र ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख दिया। 9 भाषाओं का कंठस्थ ज्ञान, दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस और माइंड इतना शार्प कि किसी बुक को एक बार पढ़ लिया करते थे तब बाद में उसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर देते थे कि किस पेज पर क्या कॉन्सेप्ट, क्या कंटेंट है। तब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब के सम्मान में भारत में किए गए उनके महान समाज सुधार कार्य और मानव अधिकारों के लिए बाबा साहब को 3rd डॉक्टरेट LLD की मानद उपाधि से सम्मानित किया था 5 जून 1952। चैंपियन ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जात पात उन्मूलन के समर्थक के रूप में यदि हम देखें बाबा साहब को,
तो बचपन से जात पात को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि जात पात की सारी बुराइयों से अच्छी तरह वो परिचित थे। जात पात के हर स्टेप को उन्होंने देखा था। तो बाबा साहब का प्रथम उद्देश्य था कि इस देश से जात पात को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। इसीलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। लेकिन जिस समय बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, तब उस समय के कुछ लोग बाबा साहब के ऊपर केस करना चाहते थे कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर केस करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया है। तो जो लोग बाबा साहब के ज्ञान को उस समय अच्छी तरह जान चुके थे, जान गए थे, तब उन लोगों ने उन्हें रोका और समझाया। बोले आप डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर केस करना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर तो खुद भी एक बहुत महान बैरिस्टर हैं, बहुत महान वकील हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर केस किया और गलती से भी डॉक्टर अम्बेडकर केस जीत गए, तो अभी तो उन्होंने तुम्हारे सिर्फ एक ही ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया है। केस जीतने के बाद तुम्हारे बाकी के जो धार्मिक ग्रंथ रखे पड़े हैं ना, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वेद, उपनिषद, हो सकता है वो सबको आग लगा दे, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को ही क्यों चुना गया? जबकि उस समय के लोग चाहते थे, जैसे गांधी जी, नेहरू जी और जनसंघ के लीडर, कांग्रेस के लीडर, ये चाहते थे कि हम अपना संविधान या तो ब्रिटेन के संविधान शास्त्रियों से लिखवाएं या फिर अमेरिका के संविधान शास्त्रियों से लिखवाएं। उस समय आइवर जैनिंग और जॉन हैरी 2 लोग थे जिनसे संविधान लिखवाने के लिए बातें चल रही थी। तो सहयोग से उनमें से एक आइवर जैनिंग, जो अमेरिका के संविधान शास्त्री थे, वो भारत आए हुए थे और मद्रास में रुके हुए थे और संविधान लिखने के पैसे दिया करते थे। कई देशों के संविधान पैसे लेकर लिखे भी। तब नेहरू जी ने अपने पीए को उनके पास भेजा, ये कह करके आप आइवर जैनिंग के पास जाना और उनसे कहना वो हमारा भी संविधान लिखें, और उनका जितना भी पैसा बनेगा उससे कहना कि हम इसका दोगुना देने के लिए उन्हें तैयार हैं। तो जब नेहरू जी के पीए ने जाकर आइवर जैनिंग से कहा कि हमारी सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है कि आप हमारा संविधान लिखिए और आपका जितना भी पैसा बनता है उसका दोगुना देने के लिए हमारी सरकार आपको तैयार है। तो जब इस बात को सुना आइवर जैनिंग ने, तो पहले इस बात को सुनकर ही पहले बहुत हंसे, फिर बहुत नाराज हुए और नेहरू जी के पीए में बहुत फटकार लगाते हैं। उन्होंने कहा तुम मुझसे अपने देश का संविधान लिखाना चाहते हो, जबकि तुम्हारे खुद के देश के पास इतना बड़ा कोहिनूर हीरा है, जो इतना बड़ा अर्थशास्त्री है, दर्शन शास्त्री है, समाज शास्त्री है, मनोविज्ञानी है, मानव विज्ञानी है, वो इतना विलक्षण प्राणी कि जिन्होंने कोलंबिया में रहते हुए विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ लिया, वो इतना बड़ा संविधान शास्त्री है कि जिसके पास उल्टा हम लोगों को जाना पड़ता है मदद लेने के लिए, जो खुद हमारी मदद करता है और तुम्हारे देश का इतना बड़ा ज्ञाता, तो उसे छोड़कर मुझसे अपने देश का संविधान लिखाना चाहते हैं, वो भी मुझे पैसों का लालच देकर। तो जब ये बात सुनी नेहरू जी के पीए ने, वापस जाकर सभी कांग्रेसी और जनसंघियों को ये बात कही, तो देखो वास्तव में पूरी संविधान सभा में बाबा साहब जैसा वेल एजुकेटेड पर्सन कोई नहीं था उस समय भी और आज भी। मजबूरी बन गई बाबा साहब लोगों की कि दूसरा विकल्प कोई मिला नहीं। तब गांधी जी, नेहरू जी को मजबूरन ये सुझाव रखना पड़ा कि भारत में सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो इस काम को कर सकता है, वो है डॉक्टर अम्बेडकर। तब बाबा साहब का नाम सजेस्ट हुआ और ये प्रारूप समिति का प्रारूप समिति ने हमारा संविधान हमें दिया 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, और उसी के साथ भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। ठीक है, जबकि बाबा साहब खुद बीमार रहते थे, डायबिटीज के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट थे, एनीमिया के पेशेंट थे, फिर भी अपने त्याग परिश्रम मेहनत से उन्होंने हमारे संविधान को आकार दिया। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो वो देखने में अच्छा और सुंदर लगे, उसके लिए आचार्य नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को चुना गया। आचार्य नंदलाल बोस जो उस समय के बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, मतलब चित्रकार थे, और ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उस समय के बहुत फेमस लेखक थे, कैलीग्राफर थे। इनसे कहा गया कि आप संविधान को अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए, अपने हाथों से लिखिए। जब इनसे पूछा गया कि इस काम को करने का, संविधान को अपने हाथों से लिखने का कितना पैसा लेना चाहेंगे, क्या चार्ज लेंगे, इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुपए पैसे मेरे पास बहुत है, सब कुछ है, रुपए पैसे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, और शर्त ये कि संविधान के मैं हर एक पेज पर खुद अपना नाम लिखूंगा और संविधान के लास्ट पेज पर, मतलब अंतिम पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम। इनसे कहा गया कि अपने नाम तक तो चलो ठीक है, दादाजी का नाम क्यों? इन्होंने कहा कि लिखने की कला जो मैंने सीखी है वो अपने दादाजी से ही सीखी है। तो वास्तव में ये शर्त बहुत हार्ड थी, लेकिन फिर भी सरकार ने इन्हें परमिशन दे दी और तब इन्होंने हमारा ओरिजिनल संविधान लिखा अपने हाथों से, अपनी हैंडराइटिंग में 251 पेज पर। और 251 पेज लिखने में इन्होंने 432 कलम का इस्तेमाल किया था और 6 महीने में बिना किसी गलती के हमारा संविधान लिखा। ये इनकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग है, जिस हैंडराइटिंग में संविधान लिखा गया। ठीक है, और ये कवर पेज है हमारे संविधान का, और ये फर्स्ट पेज। ये बाबा साहब की स्पीच का एक मैनुअल है, जहाँ पे बाबा साहब बोलते हैं
I want all people to be Indians first and Indians last. Nothing else but Indians. हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम जो कुछ भी है वो हम बाद में हैं। हमें ये याद रखना है कि हम प्रथम भारतीय और अंत तक भारतीय हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे भारत का संविधान है, जो हम सबको एकजुट करके रखता है। आइए वापस अपने घर महाराष्ट्र जाते हैं तो बड़ौदा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, उनकी ट्रेन मिस हो जाती है, जो दूसरी ट्रेन है वो 1.5-2 घंटे बाद ही है। थोड़ा सा दादा इधर आप लोग इधर आ जाइए। जो बराबर में एक सयाजी बाग होता है, बाबा साहब वहाँ जाते हैं, बाबा साहब वहाँ जाते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, अपने ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं और वही सोचने लग जाते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, बाहर से पढ़ लिख कर आया हूँ, इतने ऊंचे पद पर बैठ कर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरे समाज के लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो लोग उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। तो बाबा साहब वही सयाजी बाग पर उसी पेड़ के नीचे बैठ कर ये प्रण लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं जो कुछ भी करूँगा अपने समाज के हित में ही करूँगा। देखा जाए तो यहीं से ही बाबा साहब की लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, जिसको समाज सुधारक के रूप में आगे लेके जाता है। तभी से इस जगह को सयाजी बाग को संकल्प भूमि के नाम से जाना गया। संकल्प दिवस भी मनाया जाता है इसी वजह से। उसी दिन 23 सितंबर 1917 ये बड़ौदा में है। आइए, ये बाबा साहब की स्टैचू है, 12 फीट ऊंचा है ये, और ये से बना हुआ है। आगे आपको मैम गाइड करेंगी। जय भीम। हेलो उसको थोड़ा कवर करके उधर से मैं आपको निकाल के वहीं से ले जाऊंगी, लेकिन नीचे बता दीजिए आप। नहीं, नीचे हॉल में जाएंगे ना थोड़ा, क्योंकि वहाँ टाइम वो स्टैचू ज़्यादा 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए बोल दिया, 5-7 मिनट। आप बुला लीजिए आप जल्दी से सर को। सीनियर्स आने वाले हैं सर, थोड़ा सीनियर्स आने वो कोई बात नहीं, वो डायरेक्टर साहब को बोल दिया। जय भीम। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक में आप सभी का स्वागत है। देखिए एग्जिबिट नंबर 11 है। इसमें पहला है साइमन कमीशन। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो सभी ने इसका विरोध किया, लेकिन बाबा साहेब साइमन कमीशन के समर्थन में थे। साइमन कमीशन को भारत लाने वाले भी बाबा साहेब ही थे। बाबा साहेब चाहते थे कि वंचित समाज को उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिले, लेकिन इस टाइम पे इसका ये कहकर विरोध किया गया कि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और इसे काले झंडे दिखाकर साइमन गो बैक के नारे दिए गए। यरवदा जेल पूरे की ऐतिहासिक जेल है। बाबा साहेब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड जीत कर आते हैं, जिसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, जिसमें वंचित समाज के लिए बहुत सारे अधिकारों की मांग करके, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेपरल इलेक्टर, डबल वोटिंग राइट, जिसमें वंचित अपना नेता अपने में से ही चुन के विधान मंडल में भेजे। लेकिन गांधी जी इस बात को लेकर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। यरवदा जेल में बाबा साहब ने गांधी जी का आमरण अनशन तुड़वाया और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट भी यहीं से पास हुआ। विभाजन के ऊपर बाबा साहब ने एक बुक लिखी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो बुक 1945 में प्रकाशित हुई। बाबा साहब ने बुक में बताया कि अगर भारत से पाकिस्तान अलग होता है, विभाजन होता है, तो विभाजन के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। गेट वे ऑफ इंडिया बाबा साहब का घर राजगीर है, मुंबई में। मुंबई का प्रतीक चिन्ह आइकन यहाँ दिखाया गया है। और ये लाल किला, कन्नॉट प्लेस और कश्मीरी गेट दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थान है। आप देखेंगे 26 अलीपुर रोड बाबा साहब का अंतिम निवास स्थान था और ये तीनों भी इसी रूट पे आ गए हैं। तो जस्ट आइकन यहाँ शो है। देखिए ब्रिटिश के टाइम पर इंडियन करेंसी का काफी मिसयूज था, तो बाबा साहब ने टाइम पे 1920 में ये थीसिस लिखी। इस थीसिस का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसी थीसिस के बेस पर हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक RBI, रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश हुआ, बना रिजर्व बैंक बना 1 अप्रैल 1935 में। और बाबा साहब का साधारण अर्थशास्त्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट, दोहरी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। और पहले भारतीय ही नहीं, साउथ एशिया के भी फर्स्ट हैं। और आज 2024 तक भी उनका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया है।
1945 में बाबा साहब ने पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और उस सोसाइटी से जो फंड आया उससे औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलियन कॉलेज बनवाया और एक मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के मिलियन कॉलेज की फोटो है। बाबा साहब हैं डॉक्टर सविता अम्बेडकर हैं बाबा साहब की सेकंड वाइफ। राय बहादुर सीके बोले जी सामाजिक कार्यकर्ता, कॉलेज के रजिस्ट्रार प्रिंसिपल। और देखिए बाबा साहब ने समाज को 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब का मानना था कि अगर समाज शिक्षित ही नहीं होगा तो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक कैसे होगा। शिक्षित बनोगे तो संगठित रहोगे और एक संगठित समाज ही संघर्ष कर सकता है। ये बाबा साहब की लाइफ का पहला सत्याग्रह आंदोलन है, महाड़ आंदोलन। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब लगभग अपने 10,000 अनुयायियों के साथ जाते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तालाब की था और कहते हैं प्राकृतिक संपदा है, हवा पानी प्रकृति की देन है, इस पर सबका समान रूप से अधिकार होना चाहिए। अगर तालाब का पानी पशु पी सकते हैं, जानवर पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम क्या पशुओं से भी बदतर है। बाबा साहब इस तरह से अपनी अंजलि में पानी लेते हैं और चाव करते हैं। मराठी लैंग्वेज में टेस्ट करने को चाव कहा जाता है तो उसी से इस तालाब का नाम 14 तालाब पड़ा। और बाबा साहब कहते हैं कि हम इस पानी को पीकर अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर हम हिंदू हैं तो हमारे साथ हिंदुओं जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमसे जातिगत भेदभाव किया जाता है। आगे जब बाबा साहब मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उसी दिन रामनवमी का टाइम होता है तो कुछ 50 लोग रामरथ मूर्ति को लेकर भाग जाते हैं, जिसमें बाबा साहब बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। हालांकि बाद में बाबा साहब अपनी बुद्धिमत्ता से मंदिर में प्रवेश तो करा देते हैं, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मुझे मंदिरों में प्रवेश कराने से अच्छा स्कूलों में प्रवेश कराना चाहिए था और भारत तभी एक महाशक्ति बन सकता है जब मंदिरों की तरफ बढ़ने वाली लंबी लंबी लाइनें स्कूलों की तरफ मुड़ जाए। कालाराम मंदिर इसलिए कहा जाता है कि अंदर जो मूर्ति है वो काले पत्थरों से निर्मित है, जो कि नासिक महाराष्ट्र में। और देखिए उसी टाइम की ओरिजिनल पिक है कालाराम टेम्पल की एंटर करते हुए मंदिर में। आ जाइए आप सभी और देखिए बाबा साहब ने अपना घर राजगृह मुंबई में बनवाया, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। ये राजगृह बाबा साहब के घर की फोटो है। बाबा साहब हैं, माता रमाबाई है बाबा साहब की फर्स्ट वाइफ। ये भाभी है लक्ष्मीबाई, मुकुंद राव बाबा साहब के भतीजे और ये बाबा साहब के बेटे हैं यशवंत राव। इनका फैमिली पैटर्न जिसका नाम टॉबी है। और देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि बाबा साहब को बाबा साहब के क्यों बुलाया जाता है, जबकि नाम तो उनका भीमराव अम्बेडकर है। बाबा साहब जो आज इतने महान बन पाए हैं इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा त्याग माता रमाबाई का रहा है। देखिए ये त्याग और बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई है। ये इनका पार्थिव शरीर है, डेड बॉडी है इनकी। त्याग मूर्ति मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था बाबा साहब को बनाने के लिए। दूसरों के घर पे जाते हैं मजदूरी करने, उनके कंडे उपले बनाने, लकड़ियाँ चुनने, और उनसे इन्हें जो कलेक्शन मिलता है उससे अपने घर का खर्च कर लेते हैं, घर का भरण पोषण कर लेती हैं, खुद का ध्यान नहीं रख पाती, जिसकी वजह से खुद कुपोषण की शिकार हो जाती हैं। बाबा साहब इन्हें बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते और 27 मई 1935 को इनका निधन हो जाता है। बाबा साहब इनके निधन से इतना टूट जाते हैं कि लगभग 1 महीने के लिए अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। बाबा साहब की स्किन डिसीज हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, माइग्रेन के पेशेंट हो जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें कुछ ढीले ढाले कपड़े पहनने और अपने सर मुंडवाने के लिए कहते हैं। 1 महीने बाद जब बाबा साहब रूम से बाहर निकल कर आते हैं तो कुछ इस रूप में होते हैं। बाबा साहब के जो अनुयायी उन्हें इस रूप में देखते हैं तो ऐसे देखकर एक पिता के समान कि इन्होंने हमारे अधिकारों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ खो दिया। पिता के समान इन्हें बाबा बाबा कह के बुलाने लगते हैं। और महाराष्ट्र में जो फीमेल होती है वाइफ अपने हस्बैंड को साहब कह के बुलाती हैं, तो उसी को जोड़कर बाबा और साहब। डॉक्टर इसलिए ही वाज द PhD होल्डर डॉक्टर बाबा साहब। वो कपड़े आजकल के जवाब कपड़े पिता के समान, पिता के समान। मान सम्मान भैया, अरे भैया गलत बताया।
आ जाइए। आ जाइए। इधर आ जाइए। देखिए, स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री जब बाबा साहेब को कानून मंत्री बनाया गया तो बाबा साहेब ने सोचा कि महिलाएं चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की हो, उनका हमेशा से शोषण होता रहा है, तो क्यों ना महिलाओं को इस सामाजिक दायरे में लाया जाए। बाबा साहेब महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आते हैं। हिंदू कोड बिल जिसमें महिलाओं को बहुत सारे अधिकार, जैसा कि संरक्षण का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विवाह का अधिकार, तलाक का अधिकार, गोद लेने का अधिकार। क्योंकि बाबा साहेब का ऐसा मानना था, ऐसा कहना था कि अगर मुझे किसी समाज की प्रगति का आकलन करना हो, सर्वे करना हो, तो मैं इस बेसिस पे करूंगा कि समाज की महिलाएं कितनी शिक्षित है, कितनी पढ़ी लिखी हैं। अगर समाज की महिलाएं शिक्षित है तो उसकी आने वाली हर पीढ़ी शिक्षित होगी, और केवल पुरुष शिक्षित है तो शिक्षा केवल एक सीमित दायरे में ही सीमित रह जाएगी। उस टाइम पे हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बाबा साहेब 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री पद से ही रिजाइन कर देते हैं। वेरी गुड। और देखिए, ये बाबा साहेब की आखिरी स्पीच है संविधान सभा की 25 नवंबर 1949 की। आ जाइए। और देखिए, ये हमारे संविधान पर सिग्नेचर करते हुए कुछ प्रमुख और प्रथम लीडर्स हैं। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और ये शिक्षा मंत्री है मौलाना अबुल कलाम आजाद, और स्वास्थ्य मंत्री है राजकुमारी अमृता कौर। आ जाइए आप सभी। The supremacy of the few over the many. भारत। अरे What must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the methods of जय भीम। मेरा नाम धर्मेंद्र भारती है। अभी मैं आपको आगे से यहाँ पे गाइड करूँगा। ये हमारी संविधान सभा है, और इस संविधान सभा में 389 सदस्य, 389 मेंबर थे। 389 सदस्य इसलिए क्योंकि भारत की जनसंख्या उस समय लगभग 38 से 39 करोड़, 38 से 39 करोड़ थी, और तब 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट को चुना गया। लेकिन जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हुआ, तब भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य रहे, लेकिन एक्टिव मेंबर जिन्होंने काम किया था वो थे 289, मतलब 289 सदस्य थे एक्टिव जिन्होंने काम किया। और ये हमारा पहला मंत्रिमंडल है। इस पहले मंत्रिमंडल को यदि आप देखें तो इस पहले मंत्रिमंडल में, पहली सरकार में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें बाबा साहब अकेले डॉक्टरेट होल्डर हैं, और अकेले बाबा साहब के पास भी फिर डबल डॉक्टरेट है। ठीक है, ऊपर अभी आप लोग देख कर आए मल्टीफेसिट्स जो अभी बता के गई थी, मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो वहाँ पर बाबा साहब को दिखाया गया है उत्कृष्ट ज्ञान के साधक के रूप में।
और देखिए वास्तव में बाबा साहब उत्कृष्ट ज्ञान के साधक थे। एक शॉकिंग बात मैं आपको बताता हूँ बाबा साहब के बारे में। तो देखो बाबा साहब मास्टर्स इन 64 सब्जेक्ट, मतलब 64 सब्जेक्ट में सिर्फ मास्टर डिग्री थी बाबा साहब के पास। ऑल ओवर मतलब वैसे 32 डिग्री 32 डिग्री थी, जिनमें 64 सब्जेक्ट में सिर्फ मास्टर डिग्री थी और 5 डॉक्टरेट। ठीक है। बाबा साहब 1913 से लेकर 1916 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो अभी जो 2016 गया है, 2016 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कोलंबिया के लगभग 300 सालों का रिसर्च कराया। जब से यूनिवर्सिटी बनी थी उन 300 सालों का रिसर्च कराया कि इन 300 सालों में हमारे यहाँ पर आए हुए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन रहे होंगे। तो इन 300 साल बाद भी 100 स्टूडेंट में बाबा साहब को पहला स्थान प्राप्त हुआ, फर्स्ट रैंक मिली। और तब बाबा साहब के सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कोलंबिया के मुख्य द्वार पर बाबा साहब की एक प्रतिमा स्थापित करी और उसके नीचे लिखा था सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का प्रतीक। और एक शिलालेख खुदवाया जिस पर लिखा कि हमें गर्व है कि हमारे यहाँ पढ़े हुए एक भारतीय छात्र ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख दिया। 9 भाषाओं का कंठस्थ ज्ञान, दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस, और माइंड इतना शार्प कि किसी बुक को एक बार पढ़ लिया करते थे तब बाद में उसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर देते थे कि किस पेज पर क्या कॉन्सेप्ट क्या कंटेंट है। तब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब के सम्मान में भारत में किए गए उनके महान समाज सुधार कार्य और मानव अधिकारों के लिए बाबा साहब को 3rd डॉक्टरेट LLD की मानद उपाधि से सम्मानित किया था 5 जून 1952 को। और देखिए चैंपियन ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जात पात उन्मूलन के समर्थक के रूप में यदि हम देखें बाबा साहब को, तो बचपन से जात पात को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि जात पात की सारी बुराइयों से अच्छी तरह वो परिचित थे। जात पात के हर स्टेप को उन्होंने देखा था। तो बाबा साहब का प्रथम उद्देश्य था कि इस देश से जात पात को उखाड़ कर फेंक दिया जाए, इसीलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। लेकिन जिस समय बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया तब उस समय के कुछ लोग बाबा साहब के ऊपर केस करना चाहते थे कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर केस करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया है। तो जो लोग बाबा साहब के ज्ञान को उस समय अच्छी तरह जान चुके थे, जान गए थे, तब उन लोगों ने उन्हें रोका और समझाया। बोले आप डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर केस करना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर तो खुद भी एक बहुत महान बैरिस्टर हैं, बहुत महान वकील हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर केस किया और गलती से भी डॉक्टर अम्बेडकर केस जीत गए तो अभी तो उन्होंने तुम्हारे सिर्फ एक ही ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया है। केस जीतने के बाद तुम्हारे बाकी के जो धार्मिक ग्रंथ रखे पड़े हैं ना, रामायण महाभारत गीता पुराण वेद उपनिषद, हो सकता है वो सबको आग लगा दे, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि उस समय बाबा साहब के सम्मान में खुद पंडित मदन मोहन मालवीय का ये पब्लिक स्टेटमेंट था कि भारत के सारे ब्राह्मण मिलकर भी अकेले डॉक्टर अम्बेडकर के ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान क्या था सागर। ठीक है। तो जात पात उन्मूलन पर बाबा साहब ने किताब लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति का विनाश। जहाँ देखेंगे कि संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को ही क्यों चुना गया, जबकि उस समय के लोग चाहते थे, जैसे गांधी जी, नेहरू जी और जनसंघ के लीडर, कांग्रेस के लीडर, ये चाहते थे कि हम अपना संविधान या तो ब्रिटेन के संविधान शास्त्रियों से लिखवाएं या फिर अमेरिका के संविधान शास्त्रियों से लिखवाएं। उस समय आइवर जैनिंग और जॉन हैरी 2 लोग थे जिनसे संविधान लिखवाने के लिए बातें चल रही थी। तो सहयोग से उनमें से एक आइवर जैनिंग जो अमेरिका के संविधान शास्त्री थे, वो दोनों वो भारत आए हुए थे और मद्रास में रुके हुए थे और संविधान लिखने के पैसे दिया करते थे। कई देशों के संविधान पैसे लेकर लिखे भी। तब नेहरू जी ने अपने पीए को उनके पास भेजा, ये कह करके आप आइवर जैनिंग के पास जाना और उनसे कहना वो हमारा भी संविधान लिखें और उनका जितना भी पैसा बनेगा उससे कहना कि हम इसका दोगुना देने के लिए उन्हें तैयार हैं। तो जब नेहरू जी के पीए ने जाकर आइवर जैनिंग से कहा कि हमारी सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है कि आप हमारा संविधान लिखिए और आपका जितना भी पैसा बनता है उसका दोगुना देने के लिए हमारी सरकार आपको तैयार है। तो जब इस बात को सुना आइवर जैनिंग ने तो पहले इस बात को सुनकर ही पहले बहुत हंसे, फिर बहुत नाराज हुए और नेहरू जी के पीए में बहुत फटकार लगाते हैं। उन्होंने कहा तुम मुझसे अपने देश का संविधान लिखाना चाहते हो, जबकि तुम्हारे खुद के देश के पास इतना बड़ा कोहिनूर हीरा है, जो इतना बड़ा अर्थशास्त्री है, दर्शन शास्त्री है, समाज शास्त्री है, मनोविज्ञानी है, मानव विज्ञानी है, वो इतना विलक्षण प्राणी कि जिन्होंने कोलंबिया में रहते हुए विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ लिया, वो इतना बड़ा संविधान शास्त्री है कि जिसके पास उल्टा हम लोगों को जाना पड़ता है मदद लेने के लिए, जो खुद हमारी मदद करता है और तुम्हारे देश का इतना बड़ा ज्ञाता, तो उसे छोड़कर मुझसे अपने देश का संविधान लिखाना चाहते हैं, वो भी मुझे पैसों का लालच देकर। तो जब ये बात सुनी नेहरू जी के पीए ने, वापस जाकर सभी कांग्रेसी और जनसंघियों को ये बात कही, तो देखो वास्तव में पूरी संविधान सभा में बाबा
साहब जैसा वेल एजुकेटेड पर्सन कोई नहीं था उस समय भी और आज भी। मजबूरी बन गई बाबा साहब हम लोगों की कि दूसरा विकल्प कोई मिला नहीं। तब गांधी जी, नेहरू जी को मजबूरन ये सुझाव रखना पड़ा कि भारत में सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो इस काम को कर सकता है, वो है डॉक्टर अम्बेडकर। तब बाबा साहब का नाम सजेस्ट हुआ और ये प्रारूप समिति का सभापति नियुक्त किया गया और इस प्रारूप समिति ने हमारा संविधान हमें दिया 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, और उसी के साथ भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। ठीक है, जबकि बाबा साहब खुद बीमार रहते थे, डायबिटीज के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट थे, एनीमिया के पेशेंट थे, फिर भी अपने त्याग परिश्रम और मेहनत से उन्होंने हमारे संविधान को आकार दिया। आ जाइए सभी। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो देखने में अच्छा और सुंदर लगी, उसके लिए आचार्य नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को चुना गया। आचार्य नंदलाल बोस जो उस समय के बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, मतलब चित्रकार थे, और ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उस समय के बहुत फेमस लेखक थे, कैलीग्राफर थे। इनसे कहा गया कि आप संविधान को अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए, अपने हाथों से लिखिए। जब इनसे पूछा गया कि इस काम को करने का, संविधान को अपने हाथों से लिखने का कितना पैसा लेना चाहेंगे, क्या चार्ज लेंगे, इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुपए पैसे मेरे पास बहुत है, सब कुछ है, रुपए पैसे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी और शर्त ये कि संविधान के मैं हर एक पेज पर खुद अपना नाम लिखूंगा और संविधान के लास्ट पेज पर, मतलब अंतिम पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम। इनसे कहा गया कि अपने नाम तक तो चलो ठीक है, दादाजी का नाम क्यों? इन्होंने कहा कि लिखने की कला जो मैंने सीखी है वो अपने दादाजी से ही सीखी है। तो वास्तव में शर्त बहुत हार्ड थी, लेकिन फिर भी सरकार ने इन्हें परमिशन दे दी और तब इन्होंने हमारा ओरिजिनल संविधान लिखा अपने हाथों से, अपनी हैंडराइटिंग में 251 पेज पर। और 251 पेज लिखने में इन्होंने 432 कलम का इस्तेमाल किया था और 6 महीने में बिना किसी गलती के हमारा संविधान लिखा। ये इनकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग है, जिस हैंडराइटिंग में संविधान लिखा गया। ठीक है, और ये कवर पेज है हमारे संविधान का और ये फर्स्ट पेज, ये हमारा राजकीय चिन्ह है जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। और नीचे जो आप लोग चक्र देख रहे हैं इसमें देखो, गांधी जी चाहते थे तिरंगे के बीच में चरखा हो, लेकिन बाबा साहब का ये परिचायक को, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करे। तब बाबा साहब 22 जुलाई 1947 को ये प्रस्ताव लेकर आए संविधान सभा में। 24 जुलाई को प्रस्ताव पारित हुआ और तभी से तिरंगे के बीच में अशोक चक्र स्थापित किया गया। संविधान की प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना एक तरह से देश का आईना होता है, क्योंकि हमें जो भी राइट्स हैं, इक्वलिटी राइट्स हैं, जस्टिस हैं, जो अधिकार हमें मिले हमारा संविधान हमें देता है। 22 भागों में संविधान को बांटा गया। ये सभी 22 भाग हैं भारतीय संविधान के और इन 22 भागों में भी भारत के 5000 साल के इतिहास को दर्शाया गया है। ये मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक का भारतीय इतिहास। और देखिए, जैसा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये शर्त रखी थी कि संविधान के मैं हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा, तो हर एक पेज पर उनका नाम भी लिखा है प्रेम। ठीक है, और ये उनकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग है जिससे, और ये कुछ नाम नीचे भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कृपाल सिंह, अमला जमुना करके। ये आचार्य नंदलाल बोस के वो 15 स्टूडेंट के नाम है जिन्होंने सजावट का ये काम किया था, उन्होंने भी अपना नाम लिख दिया। ठीक है सर, उनकी जो संविधान बाबा साहब ने अपने हाथ से कलम से लिखा, तो उसमें 2 कॉपी तो उनका ही लिखा, बाबा साहब ने लिख दिया, मतलब वो उन्होंने जो उसको साफ राइटिंग में लिखना। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, उन्होंने साफ राइटिंग में लिखा है, बस ये इतना काम किया है। तो अपने फिर बाबा साहब की चुनी, बाबा साहब के उन्होंने साइन है, वो साइन में दिखा, मेन पेज पे चल रहे हैं, चलो साइन में दिखाएंगे। अरे तरक व्यक्त करा दो, मैं कह रहा हूँ ना, फेर बदल होती जा रही है। घर आपने बनाया ना, लेकिन सुनाया किसने उसको? नहीं, जो घर आपने बनाया, सफेदी किसी और ने की, लिपाई किसी और ने की, ठीक है ना? तो फिर नाम तो दूसरे का होगा। मकान तो आपका रहा, मकान तो आपका रहा। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, दिखाने के लिए ऐसा किया गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे? आगे पास करके आ जाओ, आपको दिखाया जाता। वो ऐसे किया है जैसे आपने कुछ लिख दिया, ठीक है, लेटर लिख दिया, आपने कोई पत्र लिखा और उसे बस किसी ने अच्छे
अरे छतर सिंह, अरे डिस्टर्ब मत करो भाई। लेटर लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, बस उसे उसने साफ साफ उतारा है दूसरे पेज, तो बस ये काम है। काम करने दीजिए सर को भाई साहब, नकल चीज है, काम करने दीजिए। देखो ये हमारे संविधान पर जो सिग्नेचर हुए सभी सिग्नेचर्स हैं ये। आप ये सुन लोगे, अरे भाई ठीक है। तो ये क्या है, हमारी संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन सब के सिग्नेचर है। 289 सदस्य थे और 289 में 284 लोगों के सिग्नेचर हुए। 5 लोगों के नहीं हो पाए, उनके पर्सनल रीजन रहे, डेथ हो गई या जो भी रहा हो, ठीक है। ये बाकी सभी सिग्नेचर हैं और ये 26वें नंबर पर बाबा साहब के सिग्नेचर देखेंगे, ठीक है। ये बाबा साहब के सिग्नेचर है अम्बेडकर। हाँ जी, नेक्स्ट हम इधर से चलते हैं। बाकी सभी 284 लोगों के। सुनो सर, ये फर्स्ट पे ऊपर क्यों नहीं दिखा उनका नाम? आप लिखो, आप लिखो, उनके ऊपर करो। आप क्या कर रहे हो? हम तो कर ही रहे हैं। कोई कितना भी तूफान आए, पेड़ जो नहीं है, उसके पेड़ की जड़ मजबूत है, वो हिलने वाला नहीं है आंधी तूफान से। ऐसा वकील ठोक के गए बाबा। ये भगवान जैसा कि 14 लिख के ये कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन मैं खुद हिंदू रहते हुए मरूंगा। पैदा हुआ ये मेरे बस से बाहर था, लेकिन हिंदू रहते मरूंगा नहीं, मैं खुद से कर सकता हूँ। ये घोषणा 1935 में की बाबा साहब ने, और इस घोषणा को करने के 21 साल तक दूसरे धर्मों को रिसर्च किया, अध्ययन किया और एनालाइज किया, और ठीक 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लगभग 7 से 10 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ा, हिंदू धर्म का परित्याग किया और बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा धर्मांतरण हुआ। और तब बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई। इस घर में रहते हुए ही बाबा साहब ने अपनी सबसे अंतिम पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्ध एंड हिज धम्मा को लिखा था। और देखिए बाबा साहब कितने बड़े महापुरुष थे, इस बात से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अपनी अंतिम पुस्तक बुद्ध और उनके धम्म को बाबा साहब ने 5 और 6 दिसंबर की रात को लिखकर कंप्लीट किया, पूरा किया। उसे रखकर बाबा साहब सोने चले गए और फिर वो कभी नहीं उठे। मतलब अपनी अंतिम पुस्तक को समाप्त किया और अपनी पूरी जीवन यात्रा को भी समाप्त किया, ठीक है। उस समय जर्मनी के एक वाइस चांसलर थे जिसके पास बहुत बड़ा बुक कलेक्शन था, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि मान लो अचानक आपकी लाइब्रेरी में आग लग जाए, तो ऐसी कौन सी वो किताब होगी, कौन सी पुस्तक होगी जिसे सबसे पहले आप बचाना चाहेंगे। तो ये बात सुनकर ही उस वाइस चांसलर की आंखों में चमक दौड़ गई, बिना कुछ बोले अंदर गए और उस किताब को उठाकर लाए। बोले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई ये बुक बुद्ध और उनके धम्म को मैं बचाऊंगा, जो उस समय की वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक थी आफ्टर बाइबल। मतलब बाइबल के बाद सबसे ज्यादा भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ था, बुद्ध और उनके धम्म का, ठीक है। आइए ये आपने दीक्षा को भी घूम लिया, नागपुर का, नागपुर भी घूम लिया, नागपुर घूम लिया आपने। शिखा आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। बाबा साहेब से रिलेटेड 5 स्थान जिसे पंचपीठ कहा जाता है यहाँ पर शो किए गए हैं। तो पहला ये दीक्षा भूमि है नागपुर, जहाँ पर बाबा साहब ने 7 लाख फॉलोवर्स के साथ बुद्ध की दीक्षा ली थी। दूसरा ये है जन्म भूमि महू मध्य प्रदेश, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जिसे प्रेजेंट में अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। तीसरा ये है चैत्य भूमि मुंबई दादर, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था।
चौथा प्लेस ये है शिक्षा भूमि लंदन, जहाँ से बाबा साहब ने स्टडी की थी। आप जो इतना पोर्शन देख रहे हैं वहाँ से गवर्नमेंट ने परचेज किया था लंदन में, और यहाँ पर भी बाबा साहब से रिलेटेड मेमोरियल स्मारक बना दिए गए। ये वहाँ पर निर्माण भूमि है, बाबा साहब का लास्ट रेजिडेंस, जहाँ पर अभी आप लोग आए हुए हैं, जो कि इस तरह से ओपन बुक की शेप में बना हुआ है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। आप सभी आ जाएं। जो बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि बाबा साहब का परिनिर्वाण जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था, है ना? लेकिन बाबा साहब की अंतिम सांस थोड़ा रुक जाइए पहले आप सुन लो बाबा, सुन लो आप तो ले जाएगा आपकी भी सुन लूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। 5 दिसंबर 1956 को 11:15 से बजे जो है जैन शिष्टमंडल जो है बाबा साहब से मिलने आता है। बाबा साहब अल्पसंख्यक में आते थे, बाबा साहब माइनॉरिटी थे, जो है बाबा साहब हिंदू नहीं थे, बाबा साहब शेड्यूल कास्ट भी नहीं थे। इस बात को हमें जो ना बड़े ध्यान से जो है समझना चाहिए। जब 14 अक्टूबर 1956 में जो, जैसे हम लोगों ने पिछली जो स्लाइड देखी थी अब दीक्षा भूमि की, जो है बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में जो है हिंदू धर्म का परित्याग किया था, बाबा साहब ने छोड़ दिया था। जो 14 अक्टूबर 1956 के बाद जो है यानी 17 अक्टूबर जो है 15 अक्टूबर जो है 16 अक्टूबर को जो है ना बाबा साहब जो है माइनॉरिटी में आ गए थे। जो है उसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो है कि यहाँ आए थे, और उसके बाद जो है जब माइनॉरिटी के जो लोग थे, जो है भारत में 6 धर्म है माइनॉरिटी में, जो है ये 6 दिसंबर 1956 को जो बाबा साहब ने यहाँ पर अपनी अंतिम सांस ली थी, ये कोशिश नेहरू जी है, ये सोना शास्त्री है राइटर, और ये यहाँ से मुंबई की फोटो स्टार्ट है। बाबा साहब की अंतिम यात्रा में 10 लाख फॉलोवर्स थे मुंबई में। ठीक है, अच्छी ये हमें भी पता क्या उन्हें यहाँ मृत्यु हुई थी, वहाँ देखे जानकारी है। बाबा साहब की लाइब्रेरी है जहाँ बाबा साहब पढ़ा करते थे। आप जो सामान देख रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं, सब कुछ रेप्लिका है, कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। बाबा साहब का जो ओरिजिनल सामान है वो नागपुर के चिंचोली में रखा हुआ है। बाबा साहब ने अपना आखिरी समय लिखने पढ़ने में ही लगाया है। बाबा साहब की एक दिन पहले रात के 2 बजे से लेके मॉर्निंग के 4 बजे तक बुक लिखते थे, बुद्धा एंड हिज धम्मा। मॉर्निंग में 5:40 पर जो उनके पीए हैं नानक चंद रतुई, जब वो आते हैं तो उनकी डेथ हो चुकी थी, तो एज टाइम पे घड़ी भी रुक गई है 5:40 पर, और एक्यूरेट टाइम किसी को भी नहीं पता है किस समय पे बाबा साहब की डेथ हुई थी। और ये पेट मोहिनी इसी घर में बाबा साहब के साथ रहा करता था। जब बाबा साहब की डेथ हो गई थी कुछ समय बाद इस डॉगी की भी डेथ हुई। आप जो बुद्धा स्टैचू देख रहे हैं वो ओरिजिनल है, बाकी सब कुछ यहाँ पे रेप्लिका है। चलिए आप लोग बैट का फोटो लगाया, का फोटो थैंक यू बेटा। सभी लाइन बना कर बैठेंगे, ऐसे नहीं भेड़ चाल नहीं बैठेगा कोई भी।